हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है हमारी 5वीं क्लास पॉलिटिकल साइंस की। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 9 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और इसमें हम आज आखिरी चैप्टर पे पहुँच गए हैं। तो 5th चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है इसका, और उसके बाद हम शुरू कर देंगे हिस्ट्री 9 क्लास की, और उसके बाद फिर हमारी 10th क्लास की पॉलिटी शुरू हो जाएगी फिर से। ठीक है, तो 12th क्लास तक का हमें ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना है अपने इंटीग्रेट और जीआईसी के लिए। तो इसलिए मैं कवर कर रही हूँ और एक दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाता है, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की हमारी 9 क्लास की लास्ट क्लास है पॉलिटिकल साइंस की। उसके बाद हम 10th क्लास में चले जाएंगे। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि मैं हिस्ट्री एक टाइम अलग टाइम पे कर दूँ, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो कल आपको हिस्ट्री की क्लास मिलने वाली है इसमें। तो उसमें भी 5 ही चैप्टर है, बस 5 दिन का समय है। तो अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं है तो 5 दिन के बाद आप फिर वापस से 10th क्लास की पॉलिटी पढ़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं आपको कैसे चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं दूसरे किसी और टाइम पे आपको पॉलिटी 10th क्लास की कराने लग जाऊँगी, और 9th क्लास की हिस्ट्री भी चलती रहेगी। जैसा भी हो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा करी। अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों के द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। अध्याय 4 में हमने जाना कि लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हो। ये तत्व जरूरी है, पर लोकतंत्र के लिए किन्हीं 2 का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग। इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए ज़रूरी है। बहुत सही ढंग से चुने हुए स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी ये ज़रूर जानना चाहिए कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार ही इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना करने के लिए हम वास्तविक जीवन की कुछ घटनाओं से बात शुरू करते हैं। इससे हम इस पर चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब है और हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। पिछले अध्यायों की तरह पहले सामान्य बातें और फिर भारत पर केंद्रित चर्चा होगी। हम एक एक करके भारतीय संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है, इनकी रक्षा कौन करेगा और इनको लागू कौन करेगा। आखिर में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का विस्तार करने में इन अधिकारों को कैसी भूमिका हो सकती है, और हाल के वर्षों में हमारे मुल्क में इन्होंने क्या भूमिका निभाई है। ठीक है, चलिए, अधिकारों के बिना जीवन। इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले के सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्यायों के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं? तो इसको छोड़ देते हैं भाई। ठीक है, हम सीधे रहने पढ़ते हैं, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो लोकतंत्र की परिभाषा में हमारे लोकतंत्र निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा जैसे हैं। क्योंकि बताइए, भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त हैं? अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर नागरिक को उसके खिलाफ जाने का अधिकार है। आइए 3 उदाहरणों से बात करें, और अधिकारों के बिना जीवन कैसे होता है। तो गुआंतानामो बे का जेल। अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों की गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं, और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। अनस के पिता जामिल अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक हैं जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की, और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है और किसे नहीं। ना तो किसी भी
जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सके। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो नाबा बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको ज़बरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था, उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो नाबा बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। तो गुआंतानामो में बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें जिसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इस पर गौर करें। ज़रा इन तथ्यों पर विचार करें। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। शाह की विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे इसके फैसलों को पलट भी सकते हैं। लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों में कमतर का दर्जा मिला हुआ है और ना उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों की जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों के अधिकार नहीं मिलेगा। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं। अब एक और देखते हैं, कोसोवा में जाति नरसंहार। आप ये सोच सकते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती हैं और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा, पर कोसोवा की इस कथा पर गौर कीजिएगा। कोसोवो पुराने युगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया। इस प्रदेश में अल्बेनियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल करी और उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बेनियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों पर ही पूर्ण नियंत्रण हो। उनके अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बेनियाई लोगों जैसे कि अल्पसंख्यक या तो देश छोड़ के चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। कोसोवा के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बेनियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। 74 वर्षीय बतीशा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज़ सुनी और उनको एक एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाज़ा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं। बतीशा याद करती हैं कि उन्होंने इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी और उसके सामने ही उनके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी उंगली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वो बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी और उसके पास न मकान था, न पति और न शहरी पर पहने कपड़ों के अलावा कोई और चीज़। समाचारों में आई ये कथा उन हजारों अल्बेनियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक की सच्चाई बताती है। याद रखिए कि ये नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। जाति पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए, उनमें ये संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया, तब जाकर ये क्रम थमा। मिलोशेविका की सत्ता आई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा भी चला। यूके में अनस जमील को एक पत्र लिखे जिसमें टीनी ब्लेयर को उनके लिखे पत्र को पढ़ने के बाद उनकी प्रतिक्रिया का वर्णन करें। इसको छोड़ देते हैं। अधिकार विहीन जीवन के इन तीनों मामलों से मिलते जुलते उदाहरण भारत से भी दे।
पुलिस हिरासत में हिंसा की अखबारी खबरें, महिलाओं के साथ गैर बराबरी वाले व्यवहार की खबरें, भूख हड़ताल पर जाने वाले कैदियों की जबरदस्ती खाला खिलाने की अखबारी रपट, हमारे देश के किसी हिस्से में जाती हिंसा। लोकतंत्र में अधिकार। हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया उन सब पर विचार करिए और हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। गुआंतानामो बे के कैदियों, सऊदी अरब की औरतों और कोसोवो के अल्बानियाई लोगों और भारत में 1984 तथा 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार या करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटनाओं को ना होने देने के लिए क्या करेंगे? तो शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर ज़रूर हो। जैसे आप ये चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाए, और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से जिन चीज़ों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उससे हमें तार्किक नज़रिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीज़ें सबको उपलब्ध करानी है। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागज़ों में ही ना रहे, उन पर अमल भी हो, और जो लोग ऐसा ना करें उनको सज़ा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर या गरीब, ताकतवर या कमज़ोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीज़ों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। अब बात करते हैं कि अधिकार क्या है। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरों पर भी समान रूप से लागू हो। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाए और आपके अधिकार को कुछ ना हो। यूगोस्लाविया के सर्ब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। तो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों को आदर करें। हम कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने भर से कि वो हमारा अधिकार नहीं हो जाता। इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। समाज किसी चीज़ को सही मानता है और सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता है कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार ना होना ही अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों को लिखत पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते और इनका उल्लंघन करते हैं तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उनमें ये 3 बुनियादी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों के द्वारा मान्यता मिली होती है। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या ज़रूरत है? तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी होना ज़रूरी है।
लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करे। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे हैं। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहे तो स्थिति बिगड़ सकती है। ये स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों का हमला करती है या संभव है वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ना करे। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की ज़रूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं। भारतीय संविधान में अधिकार तो विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से ज़रूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है और उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और ये सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप देते हैं और ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है? क्या आप इन्हें बता सकते हैं? एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों का ठीक क्या मतलब होता है? आइए एक एक करके इन पर नज़र डालें। सबसे पहला है समानता का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री हो या दूरदराज के गांव का कोई खेतीहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया था, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा। अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े। इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके और साफ किया। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में भी सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपने पढ़ा कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती हैं। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है हर किसी से उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देना ज़रूरी होता है। आरक्षण यही करता है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत बड़े ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वो उसे समाप्त करे। यहाँ पर
छुआछूत के अनेक रूप दिए हुए हैं और बस। और ये मौलिक अधिकार हैं 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। ये उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब है बाधाओं का ना होना। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है कि हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल ना होना, न सरकार का न व्यक्तियों का। हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं, कोई हमें यह आदेश ना दे कि इसे ऐसा करो वैसा करो। इसलिए भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने और धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। याद रखिए कि हर नागरिक को ये स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता हो। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप वो सब करने के लिए आज़ाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी। हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह से सोचते हों, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्तों या रिश्तेदार से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना करने को स्वतंत्र हैं। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप ये काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं, पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं बढ़ा सकते। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। वे ये सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं, पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी तरह के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है। संभव है कि उसने इस शहर को देखा भी ना हो या यहाँ उसका कोई संपर्क ना हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून के द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर इसका मतलब ये है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका ये भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है।
गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। आइए एक बार फिर से गुआंतानामो बे और कोसोवो को याद करें। इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीजें, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। शोषण के खिलाफ अधिकार। स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण न कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण ना हो सके। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है और इन्हें गैर कानूनी घोषित किया। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करा सकता। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंगरोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून शामिल है। अब यहाँ पे कुछ कटिंग्स दी हुई हैं। अदालत की अर्जी देखो यहाँ पे, मद्रास हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी। अर्जी दायर करने वालों ने कहा कि सालेम जिले के गांवों के 7 से 12 साल वर्ष के बच्चों को अनेक बच्चों को ले जाकर केरल के त्रिचूर जिले में ओलूर में बेचा गया। आवेदनकर्ता ने अदालत से मांग की कि वो सरकार को इस मामले से जुड़े तथ्यों की जाँच कराने का आदेश दे। फिर कर्नाटक के होमपेट, मांडूर और इकाल इलाके में लॉ एस खदानों में 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों से काम कराया जा रहा है। बच्चों से खुदाई, अयस्क तोड़ने, लादने, गिराने, ढुलाई और कटाई का काम लिया जा रहा है। उसको ना तो सुरक्षा के उपकरण दिए जाते हैं और ना तय मजदूरी और ना ही उनके काम का समय तय है। वे बहुत ही जहरीले कचरे को ढोते हैं और खदान की धूल जो मानक स्तर से काफ़ी अधिक है भी उनके आँख, नाक, कान में जाती रहती है और इस इलाके में स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर काफ़ी ऊंची है। अब यहाँ पर एक और नमूना है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लड़कियों से काम कराने का क्रम बढ़ता जा रहा है और अब ज़्यादा बच्चियों से काम कराया जा रहा है। सर्वेक्षण में ये बात सामने आई कि पहले जहां प्रति 1000 कामगारों में बच्चियों की संख्या 34 थी, वहीं अब 41 हो गई है। लड़कों की संख्या का अनुपात 31 बना हुआ है। तो ये कुछ चिट थी। अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे। उन्होंने स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया और हम इससे पढ़ चुके हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वो है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों में उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आज़ादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का ये अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नरबलि या पशु बलि नहीं दे सकता। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई ज़बरदस्ती
किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता या उसे सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहां के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे। बहुसंख्यकों के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है। इसका सीधा सा कारण ये है कि लोकतंत्र की कार्यपद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत दे देती है। अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की ज़रूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी संसद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ है राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों पर बहुमत होगा, वहाँ अलग भाषा बोलने वालों को अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है पर कर्नाटक में वे क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं। पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं पर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में वे अल्पसंख्यक हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं। यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह हैं, तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला ना हो। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार पासपोर्ट हैं, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय हैं और इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। ये भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा होता है तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या किसी राज्य के हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार के द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकार की गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम में मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें कमी हो तो वो फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा। हम केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी नीतियों और फैसलों को या राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसी उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दखल दे सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने या आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती हैं। हमने देखा कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है। हमने ये भी देखा कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी है वो करने में सक्षम है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है। पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह
सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्टकार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामलों में संपूर्ण भारत की जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और उनके दोषियों को नहीं पकड़ पाने के लिए मानवाधिकार संगठन तथा संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं। ऐसे में पीड़ितों की तरफ से किसी को दखल देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में पहल की। ये 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार के स्वतंत्र होते हैं। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है, किंतु इस पर अदालती मामलों में फैसले लेने का दायित्व या बोझ नहीं होता। सो यह पीड़ितों को उनके मानवाधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान दे सकता है। इनमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी शामिल है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कराई गई वे संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल है जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, ये जिम्मेदारी अदालतों की है। आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है। ये उन मामलों की भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या उन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर अपेक्षा बरतने का आरोप हो। ये देश में मानवाधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम करता है। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता या पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है। अपनी जांच करने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार हैं। किसी भी अदालत की तरह ये चश्मदीद गवाहों को सम्मन भेजकर बुला सकता है, किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है या घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। भारत का कोई भी नागरिक मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में इसके पास निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकता है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अधिकारों का बढ़ता दायरा। तो हमने इस अध्याय की शुरुआत अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की थी, पर अध्याय के ज़्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। आप सोच सकते हैं कि संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं। ये सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें और बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसी चीज़ें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है, उन्हीं से निकली हैं। अब स्कूली शिक्षा पर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार के तरह है। हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे कि संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार होता है। ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून के द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी, और उन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था। दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को माने, उन्हें कानूनी रूप दें।
कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद की। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्षों से हासिल हुए। समाज के विकास या नए संविधानों के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। निजता का अधिकार, इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोल कर पढ़ा नहीं जा सकता। पर्यावरण का अधिकार, ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रतिकूल ना हो। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार, किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए ज़रूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में अनेक ऐसे अधिकारों को मान्यता दी गई जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े। इसने अभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया है, लेकिन दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक मानक मानवाधिकार के रूप में देखते हैं। इसमें शामिल है काम करने का अधिकार, हर किसी को काम करने, अपनी जीविका का उपार्जन करने का अवसर, काम करने के सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार, मजदूरों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर, लायक उचित मजदूरी का अधिकार, समुचित जीवन स्तर जीने के अधिकार में पर्याप्त भोजन, कपड़ा, मकान का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा बीमा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बीमारी के समय इलाज, प्रजनन काल में महिलाओं का खास ख्याल, महामारियों से रोकथाम, शिक्षा का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तक समान पहुँच ये इसमें शामिल है। तो इसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर होता है फिनिश। यहाँ पे कुछ शब्दावली दी है, जैसे कि प्रतिज्ञा पत्र, तो नियमों और सिद्धांतों को कायम रखने का व्यक्ति, समूह या देशों का वायदा होता है और ऐसा बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले इसके पालन को कानूनी बाध्यता बनाती है। दावा क्या है? तो सभी नागरिकों, समाज या सरकार से किसी नागरिक या कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग करना। दलित क्या होते हैं? तो ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी जातियों के व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते। दलितों के लिए अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जाति समूह क्या है? तो मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में एक मूल या सम्यक वंश के हों। एक जाति समूह के लोग सांस्कृतिक आचरणों, धार्मिक विश्वासों और ऐतिहासिक स्मृतियों के जरिए जुड़े होते हैं। संबंध क्या होता है? तो अदालत के द्वारा जारी एक आदेश होता है जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया हो। अवैध व्यापार क्या है? तो अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष और बच्चों की खरीद और बिक्री अवैध व्यापार कहलाती है। रिट क्या होता है? रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये संगठन दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है। इसे हम एमनेस्टी इंटरनेशनल कहते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर हो गया ख़त्म और यहाँ हम पहुँच गए प्रश्नावली में, तो उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 9th क्लास की आज पूरी फिनिश हो गई है ये, और ये लास्ट चैप्टर था पॉलिटी का। तो हमने 9th क्लास की पॉलिटी पूरी ख़त्म कर ली है आज, और कल से शायद या तो 10th क्लास की पॉलिटी आएगी। देखो मैंने पॉलिटी की स्पेलिंग क्या लिखी गलत, अरे देखिए 11 नवंबर को ये आपका है, वीडियो जा रहा है POLIT, ठीक है। तो हमारी 9th क्लास की पॉलिटी फिनिश हो गई है। कल से हम या तो 10th क्लास की पॉलिटी करेंगे या तो फिर हम 9th क्लास की हिस्ट्री करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है आपका। जैसे ही 9th क्लास की, अगर 9th क्लास की हिस्ट्री होगी तो इसमें भी 5 चैप्टर है, आपके 5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद 10th क्लास की आपकी पॉलिटी शुरू हो जाएगी, और नहीं तो फिर मैं डबल कर दूंगी, मतलब 9th क्लास की हिस्ट्री भी आएगी आपकी, साथ साथ आपकी 10th क्लास की पॉलिटी भी आएगी। तो जैसा आप लोग बताएंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए भैया, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी कल, तो इसी टाइम पर आपकी क्लास आएगी। अगर पॉलिटी की आएगी 10th क्लास की तो भी इसी समय 12 बजे आएगी, और अगर 9th क्लास की हिस्ट्री की क्लास आएगी तो वो भी इसी समय आएगी 12 बजे, ठीक है, सेम टाइम। चलिए।